गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स चल रही थी। उसमें हमने इससे पहले क्लास में कंप्लीट की थी कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी के पोस्टुलेट पढ़े थे, उसके बाद में उसमें जितनी भी लिमिटेशन थी वो पढ़ी थी। उसके बाद में मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी है वो पढ़ी थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट थ्योरी है, एक प्रकार से लास्ट थ्योरी है। इसमें 3 थ्योरी थी रिएक्शन के रेट को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट थी इसमें आर्हेनियस की थ्योरी, वो पढ़ ली थी हमने। उसके बाद सेकेंड थी इसके अंदर कोलिजन थ्योरी, और थर्ड रहेगी इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में, टीएसटी। टीएसटी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, हिंदी में इसका नाम रहेगा संक्रमण अवस्था सिद्धांत। ठीक है, संक्रमण अवस्था सिद्धांत। अब देखें इसके अदर नाम क्या क्या है इस थ्योरी के। अदर नेम में हम नहीं कि अन्य नाम क्या क्या, किस नाम से भी हम इस सिद्धांत को बोल सकते हैं। तो एक तो रहेगा इसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एक्टिवेटेड को हम क्या बोलते हैं, सक्रियत संकुल सिद्धांत। तो शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे इसको, ACT, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, सक्रियत संकुल सिद्धांत। अब आता है कि एक नाम और है इसका, वो नाम है इसका दूसरा जो नाम वो रहेगा इयरिंग थ्योरी। इयरिंग थ्योरी। अब ये वाला नाम तो इसलिए रखा गया है कि इस रिएक्शन में, इस थ्योरी हम पढ़ेंगे उसमें ये बताया गया है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो बीच में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, उसी को हम ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। उसके बेस पे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ये नाम है वो रखे हुए हैं। तीसरा आता है इसमें इयरिंग थ्योरी। अब इयरिंग थ्योरी इसका नाम क्यों रखा गया है, तो हम देखेंगे कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, गिवन बाय। ये जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो 2 साइंटिस्ट थे इसमें, एक तो था इयरिंग और दूसरा था पोलाइजी। इन 2 साइंटिस्ट के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, इसलिए इस वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन, इसने ज्यादा योगदान दिया था, पार्टिसिपेट किया था ये थ्योरी देने में, इसने इसकी सिर्फ हेल्प की थी। इस कारण से इस थ्योरी का नाम है वो, इसके नाम पे इयरिंग थ्योरी है वो बोला जाता है। तो आगे समझ में 3 ये इसके नाम रहेंगे, तीनों में से किसी भी नाम से आए थ्योरी ही लिखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके पोस्टुलेट क्या रहेंगे इस थ्योरी के, क्या क्या बताया गया है इयरिंग और पोलाइनी ने इस थ्योरी के अंदर। देखिए ये जो थ्योरी है वो किसी भी रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताती है। ठीक है, जो थ्योरी है वो किसके बारे में बताती है, किसी भी रिएक्शन की जो थर्मोडायनेमिक्स होती है, उष्मा गति की होती है, उसके बारे में ये वाली थ्योरी है वो बता रही है। अब इस थ्योरी के अपने को पढ़ने हैं पोस्टुलेट्स। देखें पोस्टुलेट क्या रहेंगे इस थ्योरी के, अभिगृहित बोलते हैं जिनको हम। तो पोस्टुलेट में फर्स्ट पोस्टुलेट ये आता है कि कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जिसमें रिएक्टेंट है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज होता हो। ठीक है, कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जिसमें रिएक्टेंट डायरेक्ट किसमें प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो क्या होगा, तो ये बोले कि रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एक ट्रांजिशन स्टेट बोले, चाहे उसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोले, ये बनेंगे और उसके बाद में ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट की थ्योरी में हम क्या लिखेंगे कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट या क्रियाकारक अणुओं से सीधे ही उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक से उत्पाद बनने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था या सक्रिय संकुल का निर्माण होता है। ऐसे इसके अंदर लिखा हुआ, जैसे हम रिएक्शन देखें, जैसे कि ए है प्लस में बी है, इससे प्रोडक्ट बनने से पहले बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसे हम लिखेंगे इससे। ये बन गया इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट आ गया समझ में कि क्रियाकारक अणु से सीधे उत्पाद नहीं बनता है, उत्पाद बनने से पहले एक सक्रिय संकुल या ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था बनती है, उसके बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लिख लो इसका स्टेटमेंट, ये रहेगा इसका फर्स्ट पोस्टुलेट। उसके बाद में सेकंड पोस्टुलेट में क्या बताया हुआ देखिए। सेकंड पोस्टुलेट में हम ये बताया हुआ है साइंटिस्ट के द्वारा कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट में हम लिखेंगे कि एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट is greater than energy of reactant and product। इसको हम इसे लिख दें। इसका मतलब है कि संक्रमण अवस्था या सक्रिय संकुल की एनर्जी
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब इसे हम किससे शो करें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना के इस एनर्जी को लिखें। तो ये बन गया आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इस साइड में हो जाएगी एनर्जी, ठीक है, और इस साइड में आ जाएगा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बन गया। ये इस प्रकार से बनता है। अब ये नहीं पता अपने को कि रिएक्टेंट की ज्यादा है प्रोडक्ट की ज्यादा है, सिर्फ अपने को इसकी बात करनी। तो रिएक्टेंट की यहाँ माने, जैसे रिएक्टेंट की फॉर्म में अपने पास A+B है, प्रोडक्ट की यहाँ माने, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनता है आपका AB वाला, उसकी एनर्जी ये वाली होगी। ये लिख देगा, इसको AB रहेगा ये, ठीक है। तो ये देखो एनर्जी इंक्रीज हो रही है ऊपर की साइड में चले, तो इसका एनर्जी लेवल ये है, इनका एनर्जी लेवल यहाँ पे। तो देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या संक्रमण अवस्था की एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों की एनर्जी से क्या होती है, हाई होती है। आगे समझ में, ये रहेगा इसका सेकंड पोस्टुलेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड में ये आता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता कैसे, ठीक है। इन दोनों के बाद में आएगा अपना थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट में आएगा कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है जो बनता है वो रिएक्टेंट्स के साथ में इक्विलिब्रियम में रहता है। इस प्रकार से किसी भी रिएक्शन में बनने वाला जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या करेगा, रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। आगे समझ में, तो किसी भी रिएक्शन में बनने वाले ट्रांजिशन स्टेट या फिर सक्रिय संकुल या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो भी बोले इसको, वो उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के साथ में इक्विलिब्रियम में रहता है। इसे इस वाले इक्वेशन से शो करेंगे। ये बोला प्रोडक्ट कैसे बनेगा फोर्थ पोस्टुलेट में। तो प्रोडक्ट बनने के लिए बोला कि पहले A+B रिएक्टेंट्स हैं, आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। बाद में इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सी प्रोसेस होगी। वैसे ये क्या होता है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और पता ही है एनर्जी विद कर्मानुपाती क्या होती है, स्टेबिलिटी। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी ज्यादा है इसकी, इन दोनों से स्टेबिलिटी कम है, तो ये थोड़ी सी एनर्जी देने पे ही क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोजिशन या विघटन होने से हमें क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ये हम बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, अनस्टेबल है क्योंकि इसकी एनर्जी हाईएस्ट है, अनस्टेबल है इस कारण से इसका इजीली डिकम्पोजिशन होगा। और प्रोडक्ट कैसे बनता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ये बोला कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें उसका डिकम्पोजिशन होने से यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो हो जाता है। ये रहेगा इसका थर्ड पोस्टुलेट। सॉरी फोर्थ हो गया। यहाँ पे फिफ्थ में आता है कि डिकम्पोजिशन के लिए मेनली वाइब्रेशनल एनर्जी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ये बोला कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना हुआ है उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का हम क्या बोल रहे हैं कि डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन होने से प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोजिशन कैसे हुआ, किस टाइप की एनर्जी दी गई इसको। तो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसमें ये बोला है कि इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के डिकम्पोजिशन के लिए मेनली जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। वाइब्रेशनल एनर्जी है वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। एनर्जी कई टाइप्स की होती है, ट्रांसलेशनल होती है, रोटेशनल होती है, वाइब्रेशनल होती है। उसमें से वाइब्रेशनल एनर्जी है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी। देखिए बोल देना इसमें कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है उसके डिकम्पोजिशन के लिए मुख्य रूप से कंपन ऊर्जा है वो उत्तरदायी होती है। आप लिखना इसको कि फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मेनली वाइब्रेशनल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल। ये रिस्पॉन्सिबल होगी। अब इसमें बात आती है, जैसे एनर्जी को हम इस फॉर्म में लेते हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी को ये लिख दिया हमने ई वाइब्रेशनल है, तो एनर्जी किसकी इक्वल है, एच न्यू। अब एच तो प्लांक कांस्टेंट है, इससे तो कोई वाइब्रेशन में जाता नहीं है, और ये कहाँ पे जाता है, वाइब्रेशन में जाता है, एच न्यू वाइब्रेशन में। अब पता है अपने को एच न्यू वाइब्रेशन है, अब उसमें ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, और ये एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम एच के लिए लिखेंगे प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लिखेंगे। अब ये किसके इक्वल होते थे, देखो इसमें हम क्या लिखते हैं, न्यू इक्वल टू क्या होता है अपना सी अपॉन में लेमडा से लिख सकते हैं इस वाले को। अगर इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए तो अपने को पता है इसको हम लिख सकते हैं केबीटी की फॉर्म में।
ये वाला इसके जैसे ये इसके इक्वल होता है, वैसे ये किसके इक्वल होता है, के बी टी के इक्वल होता है। अब आप बोलोगे इसमें के बी क्या है, तो के बी के लिए आता है कि के बी क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ठीक है, तो के बी रहेगा यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब के बी देखो, इस वाले मेरे को इन दोनों को आपस में इक्वल रखें तो क्या बनेगा, एच न्यू वाइब्रेशन इज इक्वल टू के बी टी। अपने को तो ये चाहिए ना फ्रीक्वेंसी, तो हम लिखेंगे म्यू वाइब्रेशनल इज इक्वल टू एच को इस साइड ले जाएंगे तो एच लिखा जाएगा भाग में के बी टी अपॉन में एच आ जाएगा। अब इसमें जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, आर अपॉन में एन ए। ठीक है, तो एक साइड में हम लिखें कि ये जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है वो इक्वल होता है आर अपॉन में एन ए के। तो इसकी जगह हम ये रखें तो वैल्यू क्या बनेगी इसकी, आर टी अपॉन में एन ए एच, जहाँ पे आर क्या हो जाएगा गैस कांस्टेंट और एन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे अवोगाद्रो नंबर। कैपिटल ए है ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इससे वाइब्रेशनल एनर्जी निकलेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन ए आया है न्यू, वो रहेगा यहाँ पे अवोगाद्रो नंबर। देखो इसमें क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट इतना आगे समझ में लिखेंगे, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है। जैसे कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करा था, तो उसमें हमने लिखा था कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोलिजन करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका फ्रैक्शन कितना है। ठीक है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू था। क्यू जेड था यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्यू था यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। अब ये बात आ रही है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टीएसटी, अकॉर्डिंग टू टीएसटी मतलब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, तो टू फैक्टर्स हैं जिन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करते हैं। फर्स्ट आएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट। कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन को हम इससे लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करेगा। ये इंक्रीज होगी तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकेंड डिपेंड करता है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं इससे, इनके ऊपर रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है। अब हम एक रिएक्शन लेके इसको हम समझेंगे, इसकी इक्वल होती है वाइब्रेशन वाली, तो इसको हम लिख सकते हैं ये इक्वल होती है के बी टी अपॉन में एच के बी की जगह हम लिखें आर अपॉन में एन ए, तो ये हो जाएगी आर टी अपॉन में एन ए एच। ये वाला हम देखते हैं इसकी रिएक्शन, उस रिएक्शन में किस प्रकार से हमें लिखेंगे रिएक्शन का रेट। देखिए हम कंसीडर करते हैं बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसीडर ए बायोमोलिकुलर, इसमें दो रिएक्टेंट्स मोलिकुलर, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, नॉर्मल सिंपल रिएक्शन है। इस प्रकार से ये ए प्लस बी मिले, ये पता ही है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बीच में, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो आगे डिकम्पोज होगा, टूट जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रेट लो के अकॉर्डिंग पहले हम सिंपल रिएक्शन लिख के इसका रेट लिखते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग वाला बाद में लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो ए प्लस बी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल ने मिलकर प्रोडक्ट बनाया, इस रिएक्शन का रेट किसके इक्वल होगा, तो रिएक्शन का रेट हम बोल देंगे कि इक्वल है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसी की तो रहेगा इसका रेट इक्वल। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, अकॉर्डिंग ऐसी रिएक्शन नहीं मानता ना ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, तो ये मानना है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ये रिएक्शन हो जाएगी इस प्रकार से ए प्लस बी, पहले ये क्या करेंगे ये बनाएंगे, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आगे डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर के ये प्रोडक्ट में चेंज
हो जाएगा। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट क्या था वो भी पढ़ के आए हैं कि अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी रिएक्शन का रेट 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसमें फर्स्ट फैक्टर था ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन और सेकंड फैक्टर था इसमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम दोनों को लिखें तो फर्स्ट लिख देंगे हम इसको, इसके भी इक्वल था और मल्टीप्लाई में वाइब्रेशनल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल था रिएक्शन नंबर 2। अब देखो ये वाली रिएक्शन इसके इक्वल है, ये भी रेट के इक्वल है, रिएक्शन एक ही है, इसका रेट इसके इक्वल है, इसका रेट इसी का रेट इसके इक्वल है, तो ये रेट इस साइड वाला दोनों इक्वल है, तो ये और ये भी आपस में क्या होंगे यहाँ पे इक्वल माने जाएंगे। ठीक है, अब यदि हम किसका यूज करें, यहाँ पे यूज करते हैं इक्विलिब्रियम मेथड का यूज करते हुए निकालते हैं इस, क्योंकि फाइनल रेट लो में कभी भी इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट की कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसको सोल्व करने के लिए इसकी जगह हम क्या रखें, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम मेथड यूज करेंगे बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम मेथड। ठीक है, इक्विलिब्रियम मेथड में अपने को क्या करना होता है, देखो इस वाले से निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम मेथड्स वाला जो टर्म है उससे ये निकल जाएगा। इसको हम मान रहे हैं कि ये बोला था एक पोस्टुलेट हमने कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के क्या होती है, इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में होती है। इसको हम यहाँ पे ले देंगे के इक्विलिब्रियम, ऊपर लगा देंगे हम स्टार। तो ये देखो ये जो है वो इसके और इसके रेशियो के इक्वल होते हैं, ये मान लो आप। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इसके इक्वल होगा ए बी वाला, और नीचे आ जाएगा ये ए बी। आ गया समझ में। अब हमें इस इक्वेशन नंबर 3 से क्या करना है, अपने तो इसकी कंसंट्रेशन चाहिए, तो इसकी कंसंट्रेशन चाहिए तो इस वाली टर्म को उठा के यहाँ लिख देंगे। तो ये क्या लिखा जाएगा, ए बी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, इसके इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट और उसके साथ में है ए और उसके साथ में है बी। अब इस वाली जगह अपन उठा के ये वाला टर्म रख देते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। वी वाइब्रेशनल एनर्जी वाली एक और बना ले इसके अंदर, तो वो क्या रहेगी, अपने को पता है कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो किसकी इक्वल होती है, तो हम लिखेंगे कि वो इक्वल होती है के बी टी अपॉन में एच की। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देंगे। अब करना क्या है कि इक्वेशन नंबर 4, 5 से इन दोनों की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2, 4 एंड 5 रेट इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो रेट इज इक्वल टू यहाँ पे बनाइए, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे के इक्विलिब्रियम ए बी कंसंट्रेशन होती है यहाँ पे इसकी, और वी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या लिख देंगे के बी टी अपॉन में एच रखेंगे। ये बनेगी अपनी इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को आप क्या करो, कंपेयर करो। इक्वेशन नंबर 6 है, 1 और 6 को कंपेयर करो। देखो ए बी इक्वल है, इस साइड रेड इक्वल है, इस साइड में ए बी आ गया। अब यहाँ जो ए बी के साथ मल्टीप्लाई में है वो इस रिएक्शन में जो ए बी के साथ में मल्टीप्लाई में उसके क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हमें लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 6। इक्वेशन नंबर 1 और 6 के अपने को क्या करनी है, कंपेरिजन करनी है। कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे के इज इक्वल टू आ जाएगा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और साथ में आ जाएगा यहाँ पे के बी टी अपॉन में एच। इक्वेशन नंबर 7 ये वाले इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम नेक्स्ट डिसाइड करते हैं इक्वेशन नंबर जो 5 है ना, जो इक्वेशन नंबर आई है वही इक्वेशन यहाँ पे क्या है, बेस इक्वेशन है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, बेस इक्वेशन ऑफ टीएसटी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की जो बेस इक्वेशन है वो कौन सी रहेगी, इक्वेशन नंबर 7 है वो मानी जाएगी। उसके बाद देखें लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, उसमें रहेगा आपके एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक्सेप्ट। इसको निकालना है अपने को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले टर्म। ठीक है, देखें थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग निकालना है अपने को। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, अब छोटा सा लिख लो टॉपिक है वो, आप लिखेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमें इसे किस प्रकार से डिफाइन है वो करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक्स देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम लिख तो रहे, हाँ दिख रहे हैं। देखें इसमें हम क्या लिखेंगे कि अपने को पता है कि फ्री एनर्जी और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन क्या होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स में आपके सेकंड ईयर में, रिलेशन इन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी जिसे हम लिखते हैं डेल जी से, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम लिख देंगे इससे। ठीक है, ये बोल रहा है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, हम जानते हैं पहले से। रिलेशन ये होता है डेल जी इज इक्वल टू माइनस में आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, इसको हम इक्विलिब्रियम से लिखते हैं। ठीक है, के इक्विलिब्रियम ये वाला रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर क्या बोलेंगे हम इसको, फर्स्ट बोलेंगे डेल जी इज इक्वल टू माइनस में आर टी एल एन ये वाला। अब फ्री एनर्जी और एंट्रोपी में रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखेंगे रिलेशन इन बिटवीन, ये भी हम जानते हैं पहले से ही। तो यहाँ पे आएगा रिलेशन इन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज को हम क्या बोलते हैं, सॉरी डेल एस से बोलते हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या है वो भी हम जानते हैं, वो क्या होता है डेल जी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम उसको मानेंगे डेल एच माइनस में टी डेल एस। ये डेल एच क्या है, रिएक्शन की सॉरी एंथैल्पी में होने वाला चेंज, ये रिएक्शन की गिव्स फ्री एनर्जी में होने वाला चेंज, टी टेम्परेचर, और डेल एस क्या हो जाएगा यहाँ पे उस रिएक्शन की एंट्रोपी में होने वाला चेंज। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यदि हम इसको क्या माने, ये भी क्या है ट्रांजिशन स्टेट की, इसको बोले ये भी ट्रांजिशन स्टेट की, ये भी ट्रांजिशन स्टेट की, ये भी ट्रांजिशन स्टेट की, सारे के सारे हम इक्विलिब्रियम की बात करें ना, तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट बना है ट्रांजिशन स्टेट, सारे टर्म है वो उसी की फॉर्म में लिखी जाएंगी। दो इक्वेशन नंबर। अब करना क्या है अपने को कि इक्वेशन नंबर 1 को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को कैसे लिखें, हम डेल इसको यही रखते हैं, आर टी को माइनस के साथ इस साइड ले आए तो आर टी यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आते ये भाग में लिखा जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस में डेल जी स्टार, डेल जी इक्विलिब्रियम अपॉन में आर टी। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 बनने के बाद में हम इसमें यहाँ से एल एन हटाएंगे। एल एन हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ई आ जाएगा ये टर्म के आगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको, तो ये बनेगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस में डेल जी स्टार अपॉन में आर टी। क्वेश्चन नंबर 4 बन गई। अब करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो डेल जी स्टार है इसकी जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 वाला उठा दो यहाँ से। ठीक है, 2 and 4 से करना क्या है, सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 से डेल जी स्टार की वैल्यू यहाँ से ये उठाएं, इसको उठा करके इक्वेशन नंबर 4 में इसकी जगह रख दें हम यहाँ पे। तो क्या बनेगा ये कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई की पावर माइनस में यहाँ पे आ जाएगा डेल एच स्टार और माइनस में टी डेल एस स्टार डिवाइडेड बाई आर टी। अभी तो माइनस में लिखा जाएगा, ये वाली टर्म माइनस माइनस प्लस होकर लिखी जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 5 को सोल्व करते हैं इस साइड में। इतना हो गया। इक्वेशन नंबर 5 में देखो ये माइनस का रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस का होगा, ये आर टी इसके नीचे भी है, ये आर टी इसके नीचे भी है। तो देखो किस प्रकार से लिखा जाएगा कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू और ई की पावर माइनस में डेल एच स्टार अपॉन में देखिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में आती है ये वाली इक्वेशन, ई की पावर वापस, ये वाला भी ई की पावर में, ये वाला भी ई की पावर में, इस बार ई की पावर प्लस लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस में क्या आ जाएगा ई की पावर प्लस, लिखो मत लिखो, लिख दिया हमने, टी डेल एस स्टार अपॉन में आर टी। आर टी से टी से ये टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है,
टी से टी कैंसिल कर दिया। अब हम देखें क्या आएगा इसमें। अब ये लिखी जाएगी के इक्विलिब्रियम स्टार इज इक्वल टू ई की पावर माइनस में डेल एच स्टार अपॉन में आर टी और मल्टीप्लाई में ई की पावर प्लस में डेल एस स्टार अपॉन में आर। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी, डेल एस स्टार अपॉन में आर। अब इस इक्वेशन का अपने को क्या लेना है, लॉग लेना है। आगे सुनिए, इक्वेशन का क्या लेना है, लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद में इक्वेशन क्या बनेगी वो देखें। वैसे देखें ये वाला के इक्विलिब्रियम क्या इक्वल है, और वैसे इक्वेशन थी अपनी लास्ट इक्वेशन बनी थी ना ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की 7-8 नंबर, जिसको हमने बेस इक्वेशन बोल के आए थे, वो थी रेट इज इक्वल टू उसमें के बी टी अपॉन में एच और इनटू में यहाँ पे क्या था जो के इक्विलिब्रियम, ऐसे तो आया था ना आपका के इक्विलिब्रियम, और ऐसे ही आया होगा सर के इक्विलिब्रियम, उसके साथ में आया था के बी टी अपॉन में एच, यही आया था सेम। अब ये वाले जो इक्वेशन आई थी, जो भी आई थी अपने इक्वेशन नंबर 7 मान लें इसको, वी नो दैट करके, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये बनी थी। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में के इक्विलिब्रियम की जगह हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, तो रेट किसके इक्वल आ जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू के बी टी अपॉन में एच और ई की पावर प्लस वाले पहले लिख दें, प्लस में डेल एस स्टार अपॉन में आर और ई की पावर माइनस में डेल एच स्टार अपॉन में आर टी। इक्वेशन नंबर 8 मिल गई अपने को, इस प्रकार से बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम लेंगे लॉग। अब के बी टी अपॉन में एच की जगह हम आर टी अपॉन में एन एच भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि के बी इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन में एन ए होता है। इसकी जरूरत इक्वेशन नंबर 8 बन गई। अब इक्वेशन नंबर जो 8 है वो एक फंडामेंटल इक्वेशन होती है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की। अब इस इक्वेशन का क्या करना है, अपने को लॉग लेना है। इक्वेशन नंबर 8 का लॉग लेने पर टेकिंग लॉगरिथम इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 का अपने को लॉग लेना है। तो इक्वेशन नंबर 8 के लॉग लेने पे क्या, इस साइड में हम क्या लिख देंगे, लॉग रेट लिखा जाएगा यहाँ पे। रेट की जगह हम के भी तो लिख सकते हैं ना, के लिख दो, रेट को शो कर रहा है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा ये लॉग के इज इक्वल टू लॉग आर टी अपॉन में एन एच, और इस वाले तो क्या लॉग लेना, ये लॉग लेने पे ई प्लस है, ई माइनस है, ये हट जाएंगे, ये वाले टर्म प्लस में आ जाएगी और आगे वाले टर्म उसमें किसी में आ जाएगी माइनस में, यानी प्लस ई माइनस हट जाएंगे। प्लस की वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी, तो प्लस में डेल एस स्टार अपॉन में आर और माइनस में डेल एच स्टार अपॉन में आर टी, ऐसे लिख देंगे इसको। ये बन गई यहाँ पे इक्वेशन नंबर 9 बन गई। ये रेट कांस्टेंट का एक प्रकार से इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसकी हेल्प से हम रेट कांस्टेंट है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अब यदि इस इक्वेशन में हम ये माने इक्वेशन नंबर 9 में कि यहाँ पे जो रिएक्शन की हीट में चेंज है वो मान लीजिए किसके इक्वल हो, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल। तो इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख देंगे लॉग की इज इक्वल टू लॉग आर टी अपॉन में एन एच प्लस में डेल एस स्टार अपॉन में आर माइनस में ई ए अपॉन में आर टी, ऐसे लिख सकते हैं। अब यदि लॉग को हटाना चाहिए यहाँ से, तो ये क्या बनता है, ई की पावर प्लस में और ये ई की पावर माइनस में बन रहा है, इक्वेशन नंबर 10 हो जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर जो 10 बनी है उसकी कंपैरिजन करें किसके साथ में, जो कोलिजन थ्योरी की लास्ट, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी की लास्ट इक्वेशन क्या बनी थी अपनी, वो थी के इज इक्वल टू पी जेड ई की पावर माइनस में ई ए अपॉन में आर टी। इक्वेशन नंबर बोलते हैं इसको 11। ये है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वाली इक्वेशन बनती है। इसकी ये भी के इक्वल है और ये वाली भी रेट कांस्टेंट के इक्वल है। इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, देखो इस साइड वाली टर्म इस साइड वाले की इक्वल होगी, तो इस साइड वाले में क्या है, ई ए अपॉन में आर टी ये वाला, और इस साइड भी सेम ही टर्म है ई की पावर माइनस में ई ए अपॉन में आर टी। तो करेंगे क्या कि यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 11 एंड 10। देखो यहाँ पे ई की पावर माइनस में ई ए अपॉन में आर टी के जो मल्टीप्लाई में है
और इस इक्वेशन में इसके e की पावर माइनस में e अपॉन में RT के जो मल्टीप्लाई में दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इस साइड तो बच गया PZ, P तो यहाँ पे करेक्शन फैक्टर यूज किया था हमने, और Z थी कोलिजन ऑफ फ्रीक्वेंसी इस थ्योरी में, ये इसके इक्वल रहेगी। किसके इक्वल रहेगी, RT अपॉन में NH और e की पावर प्लस में डेल एस स्टार अपॉन में R, इसके इक्वल रहेगी। ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, इस प्रकार से हमने अलग अलग इक्वेशन बनाई है, इन दोनों थ्योरी के आपस में कंपैरिजन भी कर ली। कंपैरिजन करने से जो लास्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी अपनी इक्वेशन नंबर 12। इसमें ये R कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये वाले ये भी गैस कांस्टेंट है, ये वाला बच गया, और ये वाले तो है, ये तो फैक्टर है ही, और ये वाला है इसके अंदर। तो ये जो फैक्टर देखो, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी, अभी जो फैक्टर है इसका रिलेशन किससे, हम बोलेंगे इसका, बाकी तो सारे कांस्टेंट वैल्यू, ये भी टी कांस्टेंट होते हैं। ये जो एंट्रोपी है उसका इसके साथ में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। कोलिजन की थ्योरी में जो हमने करेक्शन फैक्टर ऐड किया था मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी बनाने के लिए, उसमें जो करेक्शन फैक्टर था, अगर से उसको हम स्टेरिक फैक्टर भी बोल देते हैं, वो किससे ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन में है, किसके, किसी रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज, इक्विलिब्रियम में उसके एंट्रोपी चेंज ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में होता है। ये थे आपकी केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इस मतलब की फिजिकल केमिस्ट्री की नेक्स्ट यूनिट है, वो स्टार्ट करेंगे आज से ही। ठीक है, आज के लिए इतना।